शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। नमस्कार, सतमोला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमोला कवियों की चौपाल में आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में जो उपस्थित हैं, आज इस कार्यक्रम को जो भव्य गरिमा में एक आनंद हमें प्रदान किया करने वाले जो हमारे साथ उपस्थित हैं, उनका नाम होता है श्री डॉक्टर संदीप मारवा। डॉक्टर संदीप मारवा AAFT के आप चांसलर हैं, और ये जो एकेडमी है, इस एकेडमी से बहुत ही हज़ारों की तादाद में जो इसके स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से निकल करके अपने परचम को फहरा रहे हैं। आप जो वर्तमान में जो नोएडा है, आज नोएडा जो आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर उपस्थित है, उसका जो कारण है और उसके जो एक पुरोधा है, वो डॉक्टर संदीप मारवा ही हैं। डॉक्टर संदीप मारवा जो अपने जो संदीप मारवा जी मारवा स्टूडियो के आप चेयरपर्सन हैं, और आपने लगभग 3700 फिल्मों का निर्माण किया है, जिसमें से 1000 से अधिक तो स्थापित फिल्म कलाकार बन चुके हैं, सिल्वर स्क्रीन के कलाकार बन चुके हैं। साथ ही जो सबसे बड़ी बात है, आप स्वयं लिट फेस्ट करते हैं और फिल्म फेस्टिवल आयोजन करते हैं, और आपके फिल्म फेस्टिवल की ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है और उसकी ख्याति निरंतर बढ़ रही है। और आज जो आप हमारे बीच में उपस्थित हैं, आप एक साहित्य के संवर्धन करने वाले नायक हैं। उस नाते आपको हमने अपने सतमोला कवियों की चौपाल में बुलाया, क्योंकि एक फिल्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो खुद अपने आप में एक यूनिवर्सिटी हो, वह साहित्य के प्रति कितना अनुरागी हो सकता है। इसलिए ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में डॉक्टर संदीप मारवा जी उपस्थित है। एक बार पुनः उनका हम स्वागत करते हैं।
हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध लब्ध प्रतिष्ठित उर्दू शायरा कवित्री अना दहलवी जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त बहुत ही जो हास्य व्यंग्य के कवि हैं और प्रज्ञान पुरुष कहा जाता है, यानी कि आपने विज्ञान के ऊपर जितनी हास्य व्यंग्य की चुटीली रचनाएं दी हैं वो शायद किसी ने नहीं दी, और आप विज्ञान कवि सम्मेलन में भी आप पाए जाते हैं, छाए जाते हैं। जोरदार तालियों के साथ पंडित सुरेश नीरव। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित गीतकार और शायरा डॉक्टर पूनम माटिया। अब मैं सीधे सीधे हम प्रारंभ करेंगे संदीप मारवा जी से। संदीप मारवा जी आज पहली बार आए हमारे इस साधना टीवी के परिसर में, सतमोला कवियों की चौपाल में। मैं बात कर रहा था संदीप जी की। संदीप जी हर क्षेत्र में जो भी क्षेत्र पकड़ा वो पुरोधा शब्द एक होता है कि उसको उस ढंग से अर्जुन की आंख की तरह उस पर केंद्रित होकर के कार्य किया। आज स्थिति यह है कि आज जो नोएडा है आज अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छाया हुआ है। हर कोई नोएडा का निवासी बन करके अपने को गौरव प्राप्त करता है। जैसे पंडित सुरेश नीरव जी गाजियाबाद में 20-25 वर्ष तक रहे और वो उसको गांव की तरह ही देखते रहे, लेकिन जब वो नोएडा में आए, ग्रेटर नोएडा में आए, तो आज वो अपने आप को उसका ओरा अलग देख करके आज वो काफ़ी आनंद महसूस करते हैं। तो उसका कारण कहीं ना कहीं मूल में जाता है, तो संदीप जी का जाता है कि यहाँ फिल्म सिटी स्थापित की। और कभी जब नोएडा लोग आते थे तो लोग बड़ा अचंभा महसूस करते थे क्या होगा, लेकिन आज जो दिल्ली एनसीआर में जो गुड़गांवा नोएडा का स्थान है वो हमें विदेश की एक परिकल्पना साकार करने वाला जैसा बनता है। आज जिसने फिल्म और साहित्य में इतना इतना उसमें अपना उसने अवदान दिया, मैं ऐसे शख्सियत से कुछ बातें मैं करूंगा, उनकी हम ब्लेसिंग मिलेंगे। सबसे पहले संदीप जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने ये जो फिल्म सिटी की स्थापना कब और कैसे की? जी, 2 लाइनों से शुरू करता हूं कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। वाह 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 वाह। 1986 दिसंबर का वक्त था जब मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यहाँ एक उत्तर भारत में फिल्म सिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मुंबई से होके वापस आ चुका था और उन तमाम हालातों से गुजर चुका था जो शायद मैं कभी गुजरना नहीं चाहता था। तो एक ज़िद थी कि हाँ कुछ होना चाहिए। 1986 में मैंने ये एप्लीकेशन दी थी जिसे कोई लेके राज़ी नहीं था पहले, लेकिन ये मेरा सौभाग्य अच्छा था कि नोएडा चेयरमैन ने इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। इसकी पूरी डिटेलिंग मैंने दी और 1987 में, पूरे 1 साल के बाद, दिसंबर 1987 में ये प्रोजेक्ट पास हुआ फिल्म सिटी का। 1988 में अलॉटमेंट हुई। 3 साल का वक्त सरकार ने हमें दिया स्टूडियो बनाने का और प्रोडक्शन में आने का, और 10 मार्च 1991 को हम लोगों ने उत्तर भारत का पहला फिल्म स्टूडियो मारवा स्टूडियो के नाम से शुरू कर दिया। बहुत एक लंबी दौड़ थी, 1 साल की परसुएशन थी, बहुत सारे कागज़ जमा कराने थे, बहुत सारे यकीन दिलाने थे और माइंड सेट तैयार करना था जो यहाँ पर नहीं मौजूद था, क्योंकि फिल्म का 1% माहौल नहीं था। तो मुझे लगा कि ये सारी तकलीफ़ें अगर मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ तो फिल्म सिटी भी आ सकती है, और फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक।
1991 में जब पहला स्टूडियो आया, उसके बाद हम लोग पहले 6 थे, फिर 12 थे, और आज कुल मिलाकर 16 स्टूडियो हैं। और नोएडा फिल्म सिटी जो है वो उत्तर भारत की नहीं, देश ही की नहीं, बल्कि दुनिया की इस वक्त सबसे तेज दौड़ती हुई फिल्म सिटी बन चुकी है। एक संदीप जी, मैं आपसे और प्रश्न करना चाहता हूं कि जैसा कि हमें जानकारी है कि ये एक नंबर कम नहीं होता, 3000 से अधिक फिल्मों का निर्माण करना और लगभग इतने ही फिल्म कलाकारों को तैयार करना, ये अपने आप में कीर्तिमान है। एक होता है कि जैसे मैं कवि हूँ, मैं कविता पाठ करके चला गया, ख़त्म। लेकिन एक होता है पालक बनना, जो नए बच्चे होते हैं वो बालक, और पालक का रिश्ता आपने कैसे निभाया? देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि मुझे स्टूडियो इस्टेब्लिश करना था तो हम लोगों ने जान लड़ा दी। 2 साल हम लोगों ने सर उठा के नहीं देखा। और मैं कट शॉर्ट करूं तो आज 30 सालों में हम लोग ने मारवा स्टूडियो से तकरीबन 4,500 टेलीविज़न प्रोग्राम, 50 से भी ज़्यादा चैनल के लिए, करीब 125 फीचर फिल्मों के साथ हम लोग जुड़े, 5,000 ट्रेनिंग फिल्मों का निर्माण हुआ और 3,300 शॉर्ट फिल्में बनाकर हमने अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। और हकीकत तो ये कि बहुत पेशेंस चाहिए, और फिल्म बनाते वक्त सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि इसके साथ जो फिल्म बनाने की कला है वो आना बहुत ज़रूरी था। और शायद यही वजह थी कि हम लोगों ने 1993 में ये तय कर लिया कि हम लोग एक इंस्टीट्यूशन खोलेंगे, तभी फिल्म सिटी आगे बढ़ेगी। वरना भवन तो तैयार होते चले जा रहे थे लेकिन काम करने वाले लोग बहुत कम थे यहाँ पर। तो 1993 में हम लोगों ने एशियन अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के नाम से पहला इंस्टीट्यूशन तैयार किया। 40 स्टूडेंट, 4 कोर्सेज। वो और बात है कि आज 8,000 स्टूडेंट और 80 कोर्सेज हैं, और तकरीबन 30,000 बच्चा यहाँ से 145 मुल्कों से जो हमारे पास पढ़ने के लिए आया वो आज कामयाब है, और आज फिल्म, टेलीविज़न और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बेहतरीन और खूबसूरत काम कर रहा है। और परसुएशन, कंटिन्यूस, देखिए ये पैशन तो होना बहुत ज़रूरी था। एक स्टूडियो चलाने का पैशन, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन चलाने का पैशन जो है वो अगर नहीं होगा तो आप एक कामयाब संस्थान भी नहीं चला सकते। आज ये कहते हुए हर्ष होता है कि AAFT जो है वो दुनिया के 10 सबसे बड़े फिल्म स्कूलों में इसका नाम आता है, और तकरीबन 27 मुल्कों में AAFT जो है वो केस स्टडी है। UCLA में केस स्टडी है। जो हमारी आज नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है 34 साल के बाद, उसमें भी AAFT एक केस स्टडी है। तो एक नए संस्थान, एक बुटीक संस्थान से लेकर और उसे एक दर्जा देना यूनिवर्सिटी का, ये अपने आप में एक बड़ी लंबी दौड़ थी। और मैं अकेला नहीं था, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे संगी साथी थे, पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस इंडस्ट्री के लोग जुड़े, और लोगों ने अपने बेहतरीन और मजबूत एक्सपीरियंस को बच्चों के साथ मुझे और जानकारी मिली कि आपका लिटरेचर के प्रति, साहित्य के प्रति बहुत ही समर्पण है। आप लिट फेस्ट करते आ रहे हैं, और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप जो लिट फेस्ट किया, और आपकी, मुझे डॉक्टर पूनम माटे जी ने बताया, आपकी अभी एक पुस्तक भी आई है, और उस पुस्तक के बारे में बात करेंगे। और साथ ही लिट फेस्ट की ये आपको परिकल्पना कैसे सूझी? क्योंकि मुझे जहाँ तक ध्यान है तो लिट फेस्ट मैंने 2 जगह सुनी, एक तो जयपुर या फिर आपका, और आज तो लिट फेस्ट की बाढ़ आ गई है। अब साहित्य इंडिया टुडे वाले भी करते हैं, लेकिन प्रारंभ अगर मैं देखता हूं तो जयपुर लिट फेस्ट एक आपका, तो ऐसा, इसके बारे में आपको कैसे सूझा? देखिए, फिल्मों को और लिटरेचर को आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी फिल्में हैं वो कहानियों पे ही तो आधारित हैं। तो वो वहाँ से कहानी शुरू होती है, और जबकि हम लोग अभी 30 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन पिछले 16 साल से हम फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं। और जब फिल्म फेस्टिवल कर रहे थे तो वहीं से उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था, लिटरेचर एंड सिनेमा। उस सेगमेंट को मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इस सेगमेंट को हम यहाँ तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ से एक फेस्टिवल तैयार हुआ। दिमाग में हमारे
ये सुझाव आया और हम लोगों ने इसको लिटरेचर फेस्टिवल का रूप दिया। आज कहते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि 10 साल से हम लोग लिटरेचर फेस्टिवल अब कर रहे हैं और जो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कामयाब हुआ है। पिछले लिटरेचर फेस्टिवल में तकरीबन 165 राइटर्स और कवियों ने भाग लिया। 3 दिन का ये फेस्टिवल होता है, तकरीबन 52 इवेंट होते हैं 3 दिन के अंदर और करीब 20,000 लोगों की हमें फुटफॉल मिली 3 दिन के अंदर और करीब 70 देशों ने भाग लिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो स्कोप और है। मैं नहीं कहता कि हम लोग किसी एक बहुत ऊंचे मकाम पर पहुंच गए, लेकिन ये ज़रूर तसल्ली है कि उत्तर भारत का ये अब दूसरा सबसे बड़ा फेस्टिवल है जयपुर के बाद और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये जयपुर से भी आगे निकल जाएगा। मुझे आपकी पुस्तक के बारे में जानना चाहता था। हकीकत तो ये है कि मेरे पे तकरीबन 5 पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं, तो मुझे वहीं से प्रभावित हुआ। मैंने कहा मुझे भी कुछ लिखना चाहिए, तो मैंने अभी जो पहली पुस्तक तैयार की है वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पे तैयार की है और ये पुस्तक के अंदर है 8 years ऑफ मोदी सरकार, जो 8 साल के अंदर हम लोगों ने इस देश में काम किया है, जो सारी दुनिया जिसकी तारीफ कर रही है, उस सारे काम को मैंने इन पेजों में कंडेंस करके लिखा है। और इसका जो विमोचन हुआ था, ये पहली किताब है जो 21 सालों में, तो मोदी जी पे तो बहुत सारी किताबें लिखी जा चुकी हैं, लेकिन ये पहली किताब है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ लॉर्ड में रिलीज होती है और एक सिंगल किताब ने ब्रिटिशर पार्लियामेंट्रियंस की, उनके जो पार्लियामेंट्रियन हैं उनके पूरे माइंडसेट को चेंज कर दिया। और वहाँ पर जब लोगों ने इस किताब को देखा और जब उन्होंने ये काम देखा कि इन 8 सालों में इतना काम हिंदुस्तान में हुआ है, तो उन लोगों का जो टोटल देश के प्रति परसेप्शन थी वो बदल गई, वो सोच बदल गई कि क्योंकि वो उनको लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिलती है और गलत खबरें छपती हैं। तो ये किताब जो है उन पे हावी हो गई और इसने उन लोगों की सोच बदली। इसकी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है। संदीप जी, एक चीज़ और, आप क्योंकि आप भी साहित्य के कार्यक्रम में आए हैं, कविता के कार्यक्रम में आए हैं, सतमोला कवियों की चौपाल के बारे में हम आपकी हृदय से शुभकामना चाहते हैं। कृपया 2 शब्द इस पर भी बोलें। मैं सतमोला कवियों की चौपाल, पहले इस पूरे कार्यक्रम को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। साधना टीवी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों ने एक कमाल करके दिखाया है। 15 साल से ये कार्यक्रम चल रहा है, 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है। 800 से भी ज़्यादा एपिसोड आप लोग इसके तैयार कर चुके हैं। 15,000 से भी ज़्यादा कवियों को इस मंच पर आपने निमंत्रित किया है और मैं समझता हूँ कि इसमें से तकरीबन 1000 तो ऐसे कवि हैं जिन्होंने देशभर और दुनिया भर में अपना झंडा गाड़ दिया है और शायद उनकी शुरुआत इसी मंच से हुई थी। तो ये अपने आप में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जो आप साहित्य के प्रति कर रहे हैं। मैं इसके लिए सभी लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम लगातार चलना चाहिए और मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि मैं भी आज इस कार्यक्रम में जुड़ गया हूँ। मुझे संदीप जी, मुझे ये हम सब का परम सौभाग्य है कि एक हमारे कार्यक्रम की प्रतिबद्धता होती है कि हम जब साहित्य के, कविता के क्षेत्र में हम किसी विशिष्ट अतिथि को बुलाते हैं, उसका विगत साहित्यिक होता है, चाहे वो कोई राजनेता हो, पूर्व केंद्रीय मंत्री हो, वो कहीं ना कहीं उनका साहित्य से होता है। वो इस शो पर आकर के अपना आशीर्वाद देते हैं और ये आप उस कसौटी, खुद हमारे लिए कसौटी बने हैं कि जैसे आपने कहा फिल्म और साहित्य का एक अंतर संबंध है। एक फिल्म फेस्टिवल से जुड़ी हुई एक मुझे प्रसंग याद आ गया कि फिल्म फेस्टिवल में जब सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें एक फिल्म रिजेक्ट कर दी गई, वो टेक्निकल बेस पे की गई कि भाई इसका कैमरा वर्क ठीक नहीं है, इसमें डायरेक्शन ठीक नहीं है, एडिटिंग ठीक नहीं है। तो मेरा ये उसमें मत था कि भाई इसकी जो स्टोरी लाइन है ना बड़ी ज़बरदस्त है। तो उन्होंने कहा भी अगर आप प्रवीण जी आप स्टोरी लाइन देख रहे हो तो फिर आपको एक साहित्य की किसी कमेटी में होना चाहिए, आप इसमें क्यों क्या काम कर रहे हैं। मैंने भाई नहीं, आप प्रेमचंद को, अमृता प्रीतम को, इनको कैसे इग्नोर कर दोगे। बिल्कुल। चित्रलेखा फिल्म का जो थी स्टोरी लाइन पे तो थी, ऐसे कई फिल्में जो हैं फिल्में आई, वो शतरंज के खिलाड़ी है, इतनी जो फिल्में आई वो सब क्या ना
सारी हर फिल्म का जो कथानक होता है अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वही संदीप जी ने उस बात की पुष्टि करी। मैं बड़ा अहोभाग्य अनुभव कर रहा हूँ कि आज हमारे बीच में संदीप मारवा जी रहे। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह भविष्य में भी हमारे सतमोला कवियुग चौपाल के लिए अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बहुत बहुत आभार संदीप जी। थैंक यू वेरी मच। 2 लाइनों के साथ मैं बिल्कुल बिल्कुल खत्म करना चाहता हूँ कि हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा ले, नजरें तो मिल चुकी हैं अब दिल से दिल मिला ले, ऐ शम्मा तेरी खातिर परवाना बन गया हूँ, जरा देख ले आकर दीवाना बन गया हूँ, सजदे में गिर गया हूँ अब तो जरा उठा ले, हम तेरे हो चुके हैं जब चाहे आजमा। वाह वाह वाह। सतमोला कवियुग चौपाल में हम जिनको कविता पाठ कराने जा रहे हैं और वो एक उर्दू अदब की बहुत ही शानदार एक कवित्री हैं। अगर मैं कहूँ विश्वविख्यात हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कवि और साहित्यकार होना बड़ी बात नहीं है, उसका मर्म और धर्म समझना बहुत बड़ी बात होती है व्यवहार में। उसको सिद्ध कर रही है हमारे बीच में उपस्थित उर्दू की शायरा अना दहलवी, जिनको मैं बड़े स्नेह से प्रेम से अना दीदी बोलता हूँ। और अना दीदी के लिए बहुत बार भी मैं अपने टीवी शो पे बोल चुका हूँ। उनके लिए जिस मिजाज की वो शायरा है, 2 पंक्ति कहना चाहूँगा। कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, कहूँ क्या किस तरह से जिंदगी को जी लिया मैंने, चुभन सुई घुटन धागा लबों को सी लिया मैंने, लबों को सी लिया। सबसे पहले बड़े आदर के साथ आप सभी को और सुनने वालों को और ख़ास तौर पे इस मंच पर हूँ तो माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ। यहाँ बैठे हुए सभी मेरे अग्रज लोग हैं, बड़े लोग हैं, सबका प्यार स्नेह आशीर्वाद और प्यार मिले। मैं कोशिश करती हूँ, पहली बार तो नहीं आई, आप सबके बीच कई बार आ चुकी हूँ, साधना चैनल पे भी और सतमोला की चौपाल में कई बार मुझे परवीन जी ने बहुत ही स्नेह दिया है। मुझे जो दीदी कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, बड़ा स्नेह देते हैं, प्यार देते हैं। उन्हीं की मोहब्बतों में इतनी दूर से खिंची चली आई हूँ। अभी कुछ दिन से मैं अलीगढ़ चली गई हूँ, तो वहाँ से अलीगढ़ से सीधी चली आ रही हूँ प्रोग्राम में। तो आप सबका मन चाहती हूँ सीधे सीधे एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। बहुत 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 नीरव जी, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। मंच पर हमारी 2 नारी शक्ति बैठी हैं, मैं दोनों को समर्पित करते हुए और पूरे मतलब देखने सुनने वालों तक जितनी भी नारी शक्ति देख रही हैं वहाँ तक पहुँचाती हूँ और सभी का मन चाहती हूँ भैया आपका भी सुनिएगा कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह वाह। सूरज बनकर, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। बहुत अच्छा। कुछ इधर मैंने नए बिल्कुल मुक्तक लिखे हैं, मैं यहाँ से ही पढ़ना चाहती हूँ। साधना चैनल पे कोई मैं चाहती यही हूँ, नया नया सुनाती रहती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। सुनिएगा कि मुल्क को बचाने में जिसकी खूब मेहनत है, मुल्क को बचाने में जिसकी खूब मेहनत है, उस अहिंसावादी की
अब भी शान शौकत है उस अहिंसावादी की, अब भी शान शौकत है। ऐसे सूरमा को हम कैसे भूल सकते हैं, ऐसे सूरमा को हम कैसे भूल सकते हैं। फिर से आज भारत को बापू की जरूरत है। वाह 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 वाह। फिर से आज भारत को बापू की जरूरत है। और 4 पंक्तियां रखती हूँ, ये भी बिल्कुल नई और ताज़ा है। बात कर लें, मैंने भी शायद अभी सही से नहीं सुनी है तो आप तक रखती हूँ, सुनिएगा। अपनी बहनों को हरगिज और ना रोने देंगे हम, अपनी बहनों को हरगिज और ना रोने देंगे हम। चैन से दरिंदों को अब न सोने देंगे हम, चैन से दरिंदों को अब न सोने देंगे हम। जालिमों की मनमानी और चल नहीं सकती, जालिमों की मनमानी और चल नहीं सकती। जुल्म बेटियों पर और अब न होने देंगे हम, जुल्म बेटियों पर अब न होने देंगे हम। और 4 पंक्तियां सुनिएगा। ये परवीन जी को बहुत, ये मीटर बहुत पसंद है मेरा, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी। वो नजर से उतर गया है ना, बहुत अच्छे। वो नजर से उतर गया है ना, मैंने जिसकी बहुत अच्छे। नजर वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैंने जिसकी नजर उतारी थी। 4 पंक्तियां और सुनिएगा। प्यारे हिस्सों में बट नहीं सकता, प्यारे रस्ते से हट नहीं सकता, प्यारे रस्ते से हट नहीं सकता। कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे अन्ना जी, बहुत अच्छे बहुत बहुत अच्छे, बहुत 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 आवाज, बहुत बहुत कट नहीं सकता। बहुत बहुत धन्यवाद परवीन जी, बहुत शुक्रिया। सतमोला कवियों की चौपाल में अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित प्रज्ञान पुरुष पंडित सुरेश नीरव जी। पंडित सुरेश नीरव जी संस्कृति समन्वय समिति के नाम से पटल भी चलाते हैं और देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवियों के साथ नव रचनाकारों को भी प्लेटफॉर्म देते हैं और सतमोला कवियों की चौपाल समविचारी संस्थाओं के साथ परस्पर एक सूझबूझ का हम नाता समझौता रखते हैं। हम चाहते हैं
कि जिस प्रकार से पंडित जी कार्य कर रहे हैं वो आगे बढ़ता रहे। और पंडित जी की एक जो विशेषता है वो विशेषता है कि हास्य को गेयता की दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। हास्य और गेयता का सम्मिश्रण करके जो वो खोमचा जमाते हैं वो अपने आप में भी अद्वितीय है। और पंडित जी श्रृंगार, और वो भी जब अना दहलवी साथ बैठी हो तो श्रृंगार इनके मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। वैसे तो मूलतः वो हास्य के कवि हैं। तो मैं पंडित जी के लिए 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहूँगा। वो पंक्तियां डॉक्टर कुंवर बेचैन, श्रद्धेय मेरे काव्य गुरु डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की हैं, और उसी मूड में वो आज पढ़ना चाहते हैं। वो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी कहते हैं, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ, मैं तेरी ही रुबाई हूँ। पढ़ाई। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब। मैं पंडित सुरेश नीरव आज इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपनी कुछ रचनाएं लेकर आया हूं। मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छी लगेगी। स्वागत स्वागत। देखिएगा मैं रचना पढ़ रहा हूं कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, साइंटिफिक हास्य व्यंग, कि आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथिन। बहुत अच्छे, बहुत 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 बहुत। आयोडीन मिलाया उसने जलवों के नमकीन में, जैसे यौवन पैक किया हो हुस्न की पॉलीथिन में। जोर जोर से आए झटके, जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब बहुत अच्छे, ये है प्रज्ञान, ये है प्रज्ञान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कॉलेज की कैंटीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जोर जोर से आए ये है झटके, जोर जोर से आए झटके, विस्फोटक माहौल हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिले हैं कॉलेज की कैंटीन में। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, भेजा मेरा फिर आ गया। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, जिसको श्रृंगार भी हास्य में कह सकते हैं, फिर आ गया। लगे बेचने हम तो कुल्फी यारो सियाचिन। बहुत अच्छे, बहुत। अणुधर्मी ये हुस्न तुम्हारा, भेजा मेरा फिर आ गया। रहे बेचने हम तो कुल्फी यारो सियाचिन में। सियाचिन में बहुत। और देखिएगा क्या मैंने सिमली दी है कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, कोरोना से गुजरे हैं तो बात तो आएगी, कि अस्पताल सा बदन तुम्हारा, सांस वेंटिलेटर सी। हॉस्पिटल सा बदन तुम्हारा, सांस वेंटिलेटर सी। मैं मरीज मच्छर बेचारा, दुबका हूँ दूरबीन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे,
बहुत अच्छे, बहुत मैं मरीज बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मच्छर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बेचारा, बहुत दुबका हूँ दूरबीन में, और डार्विन की पढ़ी थी थ्योरी यारो हमने बचपन में, डार्विन की पढ़ी थी थ्योरी यारो हमने बचपन में, एक बंदरिया नाच रही हाय, हाय, हाय। है मेकअप करके सीन में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बंदरिया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नाच बहुत अच्छे, रही बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेकअप करके सीन में। और इसका मक्ता देखिएगा कि रहे तीन ना तेरे में अब नीरव जी आराम करो, रहे तीन ना तेरे में अब नीरव जी आराम करो, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ना तेरे में अब नीरव जी आराम करो, गधे मंच पर दौड़ रहे हैं अब घोड़ों की जीन में, आयोडीन मिलाया बहुत अच्छे, उसने जलवों के नमकीन। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जैसे यौवन बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। उसने पंडित जी, वाह वाह, पंडित जी की इन पंक्तियों पे मुझे ध्यान आ रहा है। बहुत अच्छा, एक मैंने कई स्लोगन देखा था कि गधे खा रहे घोड़ों को नहीं मिल रही घास, गधे खा रहे च्यवनप्राश। तो बहुत अच्छी पंक्तियां थी, आपका हार्दिक आभार। तो अब ऐसे में जब देश की बात करते, चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और अभी भी मैं देख रहा हूँ टीवी चैनल्स पे मुर्गे मुर्गियां लड़ रहे हैं, कोई बधाई किसी को दे रहा है, कोई बधाई छीन रहा है। ऐसे में सबरस मुसरानी याद आते हैं कि हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया। राजेंद्र राजा जी कहते हैं हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। पर भैया जी ने भी हार ना मानी, झट पान की दुकान लगा ली। ये देख मेरी धर्मपत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी भैया जी पहले देखो जी भैया जी पहले पान की दुकान लगाते थे और आज कोठी बंगला। दोबारा ले रहा हूँ। हाई कमान ने, राजेंद्र राजा जी की पंक्तियां याद आ रही हैं सबरस मुसरानी के लिए। हाई कमान ने भैया जी को पार्टी से निकाल दिया, यानी कि हीरे को कांच समझ नाली में डाल दिया। मेरी धर्म पत्नी बड़े दुखी स्वर में बोली, देखो जी पहले नेताजी कोठी बंगला कार से देश चलाते थे और आज पान की दुकान लगा रहे हैं। मैंने कहा रे बेवकूफ, ये पहले भी चूना लगाते थे और आज भी चूना लगा रहे हैं। आइए सबरस मुसरानी जी। एक दिन पत्नी मुझसे बोली कि कभी माथा फोड़ते हो, कभी दोनों हाथ जोड़ते हो और जब भी खाना खाने बैठते हो पता नहीं क्यों नाक और मुंह सिकोड़ते हो। जब भी खाना खाने बैठते हो पता नहीं क्यों नाक और मुंह सिकोड़ते हो। मैंने कहा देवी, मेरी माँ इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी, मेरी माँ इतनी अच्छी रोटियां बनाती थी कि जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था। जब भी मैं खाना खाने डट जाता था तो रोटियां खाते खाते मेरा पेट फट जाता था। मैं तुझे मान जाऊं यदि तू मेरी माँ जैसी रोटियां बनाकर दिखा दे। मैं तुझे मान जाऊं यदि तू मेरी माँ जैसी रोटियां बना के दिखा दे। पत्नी बोली हाँ हाँ बना दूंगी बना दूंगी, तू भी पहले अपने बाप की तरह आटा गूंथ के दिखा दे, अपने बाप की तरह आटा गूंथ के दिखा दे। अभी लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं अपने सहयोगी प्रशांत अवस्थी, नलिनी राज मौसम के साथ सतमोला कमियों की चौपाल में। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू,
ये गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमोला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए। अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला। तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। तो आइए शुरू करते हैं अंतराल के बाद में एक बार फिर से। अभी तक हम उन कवियों को सुन रहे थे जिनको सुनने के बाद में लोगों को एक प्रेरणा मिलती है, लेकिन उस प्रेरणा से निकल करके जो कुछ ऐसे चेहरे हमारे सामने आते हैं जो शायद है कि किसी भी क्षेत्र में साहित्यिक दृष्टिकोण से कमज़ोर नहीं होते हैं। ऐसे ही एक नायाब गुलदस्ते को लेकर के सतमोला कवियों की चौपाल में हम फिर आ चुके हैं और एक और ऐसी शख्सियत को बुलाना चाहते हैं जो कि भरतपुर राजस्थान से चलकर हम सबके बीच में आए हुए हैं। डॉक्टर लोकेश नीरज जी को उनकी गज़ल के साथ में मैं आमंत्रित करता हूं आप सबकी जोरदार तालियों से। भरतपुर राजस्थान ब्रिज से लगा हुआ इलाका है और राधा रानी हमारी इष्ट है। वो तो सभी की और इरादे बांधते हैं और टूट जाते हैं। हाँ। इरादे बांधते हैं और टूट जाते हैं। वृंदावन वही आते हैं, वृंदावन वही आते हैं जिन्हें कान्हा बुलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और अपनी दो प्रेरणा की स्रोत है। मेरी जो वाइफ है वो गायनेकोलॉजिस्ट है, हाँ, डॉक्टर कुसुम शर्मा, और एक नोएडा से ही हैं अभिलाषा मिश्रा जी जो सार्थक समीक्षक हैं। दोनों प्रेरणा के स्रोतों को याद करते हुए मैं अपनी रचना पढ़ता हूँ। गजल है। बहुत सुंदर। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। हाय क्या खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। नहीं आता, नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। क्या बात है, बहुत सुंदर, धन्यवाद साहब। कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। कमी ये है सनम मेरे, चिलम भरना नहीं आता। क्या बात है। मेरे हमदम मुझे इतना बता देना करूं अब क्या। मेरे हमदम मुझे इतना बता देना करूं अब क्या। मुझे कमजोर बुज़दिल की, मुझे कमजोर बुज़दिल की तरह मरना नहीं क्या बात है। वाह वाह वाह। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता जी। और मैं हिंदुस्तान हूँ, इंसानियत का आईना हूँ मैं हिंदुस्तान हूँ, इंसानियत का आईना हूँ मैं। हकीकत को बताना था, हकीकत को बताना था, यहाँ वरना नहीं आता। वाह, स्वागत है आपका एक बार फिर से। खुशामद चाहते हैं, खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। और गजल के तेवर देखिए आप। बिल्कुल दिख रहे हैं साहब। देहरादून से पधारे, गर्मी में आ जाओगे आप। मचलती बिजलियों से खेलने का शौक रखता हूँ। क्या बात है। मचलती बिजलियों से खेलने का शौक रखता हूँ। जमाने से सनम कह दो, जमाने से सनम कह दो, मुझे डरना नहीं। क्या बात है, वाह। और खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता। और सियासत का दौर है, इशारों में बात है जी। और जो घोड़े बन रहे हैं आजकल शाही तबेलों में, जो घोड़े बन रहे हैं आजकल शाही तबेलों में,
सलीके से उन्हें अब घास भी खाना नहीं आता। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। सलीके से उन्हें अब घास भी चरना नहीं आता। बहुत सुंदर। अर्चना जी ने बोला तो मैं चरना कर दिया उसमें। हाँ नहीं, चरवाइए, घास तो घास चरेंगे घोड़े। सलीके से उन्हें अब घास भी खाना नहीं आता। वाह। और पता है मेरे दुश्मन को मेरे सारे उसूलों का। पता है मेरे दुश्मन को मेरे सारे उसूलों का। कदम आगे बढ़ा कर जो मुझे हटना नहीं आता। बहुत सुंदर। कदम आगे बढ़ा कर जो मुझे हटना नहीं आता। खुशामद चाहते हैं वो मुझे करना नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। धन्यवाद साहब। बहुत सुंदर। नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता, चक्कर में मत पड़िएगा। पहले ही कह दिए थे कि पत्नी को धन्यवाद देने के बाद में तमाम बिजलियों पर गिरने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ जाइएगा नहीं आता। तो आइए, कहीं ना कहीं इतने खुशदिल और खुशमिजाज डॉक्टर्स को देखने के बाद में अपने आप में एक नई ऊर्जा आ जाती है लोगों के अंदर। तो हमारे बीच में यहाँ पर डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी मुरादाबाद से आई हुई हैं। उनकी मैं एक विशेष पहचान आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे समाज में चलन होता है कि बेटियाँ कहीं ना कहीं पिता के ज़्यादा समीपस्थ होती हैं, पिता के प्रति लगाव रखते हैं। तो उसी बेटियों की भावना को उन्होंने आज यहाँ पर अपनी एक आवाज़ देने का प्रयास किया है। आइए सुनते हैं उनकी ही गजल में। आप सबको जोरदार तालियां। बहुत बहुत आभार प्रशांत जी। जी। अपनी बात को एक मुक्तक के माध्यम से मैं शुरुआत करती हूँ। एक माँ की ज़िंदगी में बहुत महत्वता होती है, हम सभी जानते हैं। तो एक मुक्तक कहती हूँ, खड़ी हूँ मैं बुलंदी पर मगर आधार तुम हो माँ। वाह। खड़ी हूँ मैं बुलंदी पर मगर आधार तुम हो माँ। मेरी पूरी कहानी का प्रमुख किरदार तुम हो माँ। मेरी पूरी कहानी का प्रमुख किरदार तुम हो माँ। मुसीबत से बचाती है तुम्हारी हर दुआ मुझको। वाह। मुसीबत से बचाती है तुम्हारी हर दुआ मुझको। मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरा संसार क्या तुम हो बात माँ। है। मेरा मंदिर, मेरी पूजा, मेरा संसार तुम हो माँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और पिता का स्थान भी माँ से कहीं कम नहीं होता। तो एक गजल मैं पिता को समर्पित करती हूँ। स्वागत है। तुम ही ढूंढती रहती तुम्हारी लाडली पापा। तुम ही ढूंढती रहती तुम्हारी लाडली पापा। तुम्हारे बिन हुई सोनी बहुत ये जिंदगी पापा। तुम्हारे बिन हुई सोनी बहुत ये जिंदगी पापा। क्या बात है, वाह। अंधेरी रात हो कितनी उजाले ही दिए तुमने। अंधेरी रात हो कितनी उजाले ही दिए तुमने। बिछा कर नेह की अपनी सदा ही चांदनी पापा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कर नेह की अपनी सदा ही चांदनी पापा। सिखाया था जहाँ चलना पकड़ कर उंगलियां मेरी। सिखाया था जहाँ चलना पकड़ कर उंगलियां मेरी। गुजरती हूँ वहाँ से जब रुलाती वो
गली पापा। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुजरती हूँ वहाँ से जब रुलाती वो गली पापा। मिले चाहे यहाँ कितनी मुझे अनमोल से रिश्ते, मिले चाहे यहाँ कितनी मुझे अनमोल से रिश्ते, मिला लेकिन जमाने में नहीं तुम सा बहुत कोई सुंदर, पापा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिला लेकिन जमाने में नहीं तुम सा कोई पापा। खुशी चाहे मिले मुझको या गम की बात हो कोई, खुशी चाहे मिले मुझको या गम की बात हो कोई, मुझे महसूस होती है तुम्हारी ही कमी पापा। मुझे महसूस होती है तुम्हारी ही कमी पापा। और इसका मक्ता कहती हूँ, मनाना अर्चना उनका बहुत अब याद आता है जी। मनाना अर्चना उनका बहुत अब याद आता है। लड़ाते लाड़ थे कहकर, लड़ाते लाड़ थे कहकर कहाँ मेरी परी पापा। लड़ाते लाड़ थे कहकर कहाँ मेरी परी पापा। तुम्हें ही ढूंढती रहती तुम्हारी लाडली पापा, तुम्हारी लाडली पापा। डॉक्टर साहिबा ने आपको अभी जो रचनाएं सुनाई हैं, एक रचना आपने सुनी पापा विषय पर गज़ल, लेकिन वह गज़ल सिर्फ एक उनकी प्रस्तुति थी। और अगर आप देखना चाहते हैं तो तमाम किताबों, और लगभग 7 किताबें अभी तक उनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। वो इस तरीके से आशान्वित हैं कि बहुत ही जल्द अन्य भी कई किताबें उनकी आने वाली हैं। तो एक बड़े ही ज्ञान के अथाह सागर में हमने डुबकी लगाई जब डॉक्टर साहिबा के इस गज़ल को सुना। यहाँ पर ज्ञान का वह सत्य प्रकाशित होने वाला है। आप बिल्कुल समझ गए हैं। हम बुलाना चाहते हैं देहरादून के श्री सत्यप्रकाश शर्मा जी को, आप सबकी जोरदार तालियों से, कि वो आए और वो अपने एक गीत के माध्यम से इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और जी इस मंच को नमन करता हूँ। और सीधे सीधे अपनी रचना पाठ करने से पहले 4 पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ। स्वागत। प्रेम लिखता हूँ और प्रेम ही गाता हूँ। हाँ हाँ। आपका आशीर्वाद और आपका स्नेह चाहता हूँ। वाह, बहुत सुंदर। कि मोहब्बत रूहदारी है, मोहब्बत रूहदारी है जो सबको नहीं आती। ये दिल की बेकरारी है जो सबको नहीं आती। बहुत सुंदर। और डूबे कौन दरिया में सत्य इस प्यार की खातिर। डूबे कौन इस दरिया में सत्य इस प्यार की खातिर। रीत सब निभाते हैं, प्रीत सबको नहीं आती। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब आपको गीत देता हूँ और आपका स्वागत आशीर्वाद है, चाहता हूँ। स्वागत है। प्रेम का वही करुणा भाव है। आपका ध्यान जी। कि जब भी सूरज का नव यौवन, क्या उठाया है, वाह। जब भी सूरज का नव यौवन पश्चिम में ढलने लगता है।
यादों का झोंका मन के तल पर, तब दस्तक देने लगता है। यादों का झोंका मन के तल पर। पहला पद निवेदित करता हूं आपको जी। जब दूर क्षितिज के अधरों को, जब दूर क्षितिज के अधरों को सूरज सहलाने आता है। क्या बात, वाह वाह वाह। प्यासी पलकों में रैना की मदहोश रवि सो जाता है। बहुत सुंदर। तब धुंधला सा सपना मेरा भी, तब धुंधला सा मेरा सपना भी साकार सा होने लगता है। यादों का झोंका मन के तल पर, जब प्रकृति हंसे पुष्पित भू पर, जब प्रकृति हंसे पुष्पित भू पर, मोती सा जल ढुलकाती है। वाह वाह। जब शांत सलीला लहरें भी लहराती और इठलाती हैं जी, जब मुस्काती अल्हड़ कलियों पर, वाह, जब मुस्काती अल्हड़ कलियों पर भंवरा भी गाने लगता है। क्या बात। यादों का झोंका मन के तल पर। एक बंदा और आपको निवेदित करता हूँ। स्वागत है। आपका आशीर्वाद चाहता हूँ मैं। ये ख्याल ख्याली भोलापन, ये ख्वाब ख्याली भोलापन, जिसमें बसता है तेरा मन। बहुत सुंदर। क्या शमशान में जीवन ढूंढ रहा, इन पंक्तियों पर ढूंढ रहा हूं, सबके नसीब में नहीं होता। शमशान में जीवन ढूंढ रहा, कैसा है मेरा पागलपन। वाह। जिस गीत में तू भी शामिल है, जिस गीत में तू भी शामिल है, उसको मन गाने लगता है। यादों का झोंका मन के तल पर। अंतिम पद दे रहा हूं। हाँ। बन पंछी लौट घरौंदे में, चित्र देखिए। बन पंछी लौट घरौंदे में, जाने कब मन सो जाता है। वाह। तन्हाई की अंगड़ाई में, शाखों में कब खो जाता है। सुध बुध खो मन तन्हा होकर, सुध बुध खो मन तन्हा होकर, फिर गजल सुनाने लगता है। यादों का झोंका मन के तल पर। बहुत बहुत आभार, आपका आशीर्वाद मिला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो गीत सुनाया, ये गीत ये इस बात का प्रमाण है कि जितना उन्होंने शब्द सौंदर्य पर काम किया, उतना ही उन्होंने गेयता पर भी काम किया है। और ये गेयता कहीं ना कहीं सौम्य से लगी, और सौम्य से निकलता है सौम,
और आपके ही देहरादून से आते हैं सोमेश्वर। तो आइए बुलाते हैं आपकी तालियों से सोमेश्वर पांडे जी को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। शब्द भाव आपस में जुड़े होते हैं और शब्द ब्रह्म से उच्च कोई भी नहीं है। उस शब्द ब्रह्म का वंदन करते हुए, स्मरण करते हुए कुछ पंक्तियां जो मैंने स्वर गीत के रूप में लिखी हैं जी। अथर्व है, आदि है, आपको सारी स्वरमाला इसमें मिलेगी जी। अथर्व है, आदि है, इति है, ईश है, उमेश है, उर्जित है, ऋतुराज है, एक है, ऐक्य है। वाह, बहुत सुंदर। अथर्व है, आदि है, इति है, ईश है, उमेश है, उर्जित है, ऋतुराज है, एक है, ऐक्य है, ओम है, औध है, ओम है, औध है, अंत है, ओम है, औध है, अंत है, नमो नमो हे शब्द ब्रह्म, तू तो अनंत है, तू तो अनंत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, धन्यवाद। कुछ अपने बारे में, जब भी कोई कुछ कहता है कि खुद के बारे में बताइए तो बस इतना सा भाव आता है जी। जवाब का, सवाल का जवाब हूं, सवाल का जवाब हूं, जवाब का सवाल हूं। वाह, अरे है, है, सवाल का जवाब हूं, जवाब का सवाल हूं। हाँ। मैं बस एक भाव हूं, हाँ। मैं बस एक भाव हूं, हाँ। या फक्त ख्याल हूं। वाह वाह, या वाह, फक्त बहुत ख्याल सुंदर, हूं। फकत ख्याल। हम तो समझे पड़ोसिन का। बात हो रही थी, सत्यार्थ साहब ने, सत्यप्रकाश जी ने बताया घरौंदे के बारे में। हाँ हाँ। तो जब घरौंदे की बात होती है तो मेट्रो सिटी के जो घरौंदे हैं, जो बड़े शहरों के घरौंदे हैं, हाँ हाँ, उनका अपना एक जीवन है जी। और उस जीवन पे जो मैंने देखा, क्योंकि मैं छोटे छोटे शहरों में रहा, जब कभी मेट्रो सिटीज में जाना हुआ तो जो मैंने देखा उसी को अपनी पंक्तियों से बयान कर रहा हूँ। अगर परिदृश्य सार्थक हो पाए तो आपका प्रोत्साहन चाहूंगा। स्वागत है। कविता का शीर्षक है बड़ा शहर और EMI। काफी दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। ये घरौंदे के लिए बड़े शहर में EMI के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। आजकल जीवन ही EMI में है। हाँ। एक बड़ा मेट्रो शहर, हाँ। एक बड़ा मेट्रो शहर ठसाठस भरा हुआ, हर कोना हर जगह। एक बड़ा मेट्रो शहर ठसाठस भरा हुआ, हर कोना हर जगह, हर बस, हर ट्रेन, हर मेट्रो, हर ऑटो। लोग यंत्रवत आते हैं, देखिएगा, लोग यंत्रवत आते हैं, चढ़ते हैं, पाइप को पकड़ बमुश्किल 1 फुट में दबे हुए, पाइप को पकड़ बमुश्किल 1 फुट में दबे हुए और दबते हुए एक दूसरे का एहसास और जाना पहचाना इत्र। पाइप को पकड़ बमुश्किल 1 फुट में दबे हुए, दबते हुए एक दूसरे का एहसास और जाना पहचाना इत्र, अनजाने ही साझा करते, कुछ से सटने से बचते, कुछ से सटने से बचते, किसी से सट मुस्कुराते। बहुत सुंदर। कुछ से सटने से बचते, किसी से सट मुस्कुराते, खड़े जिंदा चल रहे हैं। वाह, बहुत सुंदर। खड़े जिंदा चल रहे हैं। बहुत फिर सुंदर। एक और स्टेशन, फिर एक और स्टेशन, दरवाजा खुला, कितने ही उतरे और कितने और चढ़े। फिर एक और स्टेशन, दरवाजा खुला, कितने ही उतरे और कितने और चढ़े, फिर आगे बढ़े। अजब सा शोर पर सब शांत, अजब सा शोर पर सब शांत, सब अपनी अपनी आपाधापी में। अजब सा शोर पर सब शांत, सब अपनी अपनी आपाधापी में। कुछ जानने में, कुछ बगल के ऑफिस के चेहरे को पहचानने में, कुछ जानने में, कुछ बगल के चेहरे को पहचानने में, कुछ मोबाइल पर, कुछ मोबाइल पर, कुछ बाहर सपने बेचते पोस्टर की देख दिखाई में, कुछ मोबाइल पर, कुछ बाहर सपने बेचते पोस्टर की देख दिखाई में, और करते गणना
अपनी EMI में। जहां जाइए वहां घरों के पोस्टर लगे हैं, ये नया विला आ रहा है, नया अपार्टमेंट आ रहा है, मात्र वो जो आसान पोस्टर किस्तों लगे में। हैं, विज्ञापन है, और उसका EMI दी होती है तो हर कोई अपने वेतन के साथ जोड़ता है जी। कुछ बाहर सपने बेचते पोस्टर की देख दिखाई में और करते गणना अपनी EMI में। फिर एक स्टेशन के सबवे पर फल, सब्जी, गजरा, प्लास्टिक का उपयोगी सामान, सबवे का चित्रण है ये। स्टेशन के सबवे पर फल, सब्जी, गजरा, प्लास्टिक का उपयोगी सामान, फूल, खाना, बच्चों के खिलौने, बिजली की मरम्मत की दुकान, कपड़े और दर्जी। कपड़े और दर्जी, भीख मांगते बूढ़े या बच्चे, औरतें, कुछ लाचार, कुछ आदत के शिकार। बहुत सुंदर, क्या बात है। भीख मांगते बूढ़े या बच्चे, औरतें, कुछ लाचार, कुछ आदत के शिकार, मन चले भी, जेब कतरे भी। सबवे में सब एक अलग ही जीवन रहता है। मन चले भी, जेब कतरे भी, गुंडे भी, मवाली भी। और एक कोने में श्रद्धा की धूप बिखेरती, उसकी खुशबू वाली जाली भी। भगवान का कहीं कोने में मंदिर जहां अगरबत्ती लगी हुई, और एक कोने में श्रद्धा की धूप की खुशबू बिखेरती वो जाली, सर्वत्र व्यापी हमारे मेट्रो शहर में। सर्वत्र व्यापी हमारे मेट्रो शहर में, हर जगह हर कोने एक शहर है। हमारे मेट्रो शहर में हर जगह हर कोने एक शहर है। घर पहुंचकर कुछ देर के लिए शांत, घर पहुंचकर कुछ देर के लिए शांत, फिर बच्चों संग खेल में दिन भर का थकाऊ उबाऊपन भूलने की चाह। फिर बच्चों संग खेल में दिन भर का थकाऊ उबाऊपन भूलने की चाह। दूर किसी जलसे की आवाज, दूर किसी जलसे की आवाज, खिड़की की ओर की सड़क से खेलती आती गाड़ियों की निर्बाध रोशनी। खिड़की की ओर की सड़क से खेलती आती गाड़ियों की निर्बाध रोशनी और आवाज। सुनिएगा, अपने अपने दड़बे में कुछ देर और जिंदा। आपने घरौंदे की बात की थी। अपने अपने दड़बे में कुछ देर जिंदा, और फिर अगली सुबह चाहे अनचाहे वापस भीड़ में। दैनिक जीवन की अगली EMI के लिए वही सपने, वही पोस्टर, वही सपने लिए। अजीब है पर यही तो है ना। धन्यवाद। जब से आपकी कविता सुन रहा था, मुझे एक लाइन याद आ रही थी कि जब से गांव की जनता शहर को आई, उसने भरी है सिर्फ EMI, EMI और EMI। तो इस EMI के झंझटों से कोशिश करें कि बचें, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक विषमताएं जो होती हैं वो थोड़ा सा बाध्य भी करती हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि EMI के झंझटों में कम से कम पढ़ें, और ज्यादा संचालन ना करते हुए अगले कवि की ओर बढ़े। आइए बुलाते हैं संजीव चौहान जी को, जो कि आगरा से आए हुए ब्रज क्षेत्र से। आइए स्वागत करते हैं उनका। बहुत बहुत आभार। हाँ आदरणीय प्रशांत जी। जी, दादा ने जो बात कही, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, और आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ जी। और आपका बच्चा हूँ, आप सभी सीनियर हैं मुझसे। बहुत सुंदर। लेकिन प्रयास करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं आपके दिल में अपना स्थान बना सकूं। जी, स्वागत है। इतना कह के बना लिए हैं बस कि हमारे जी हिस्से की सारी पर्चियां खा गई। हाँ। हमारे हिस्से की सारी पर्चियां खा गई, मछलियां समंदर की कश्तियां खा गई। हाय क्या बात है। कहाँ? हमारे हिस्से की सारी पर्चियां खा गई, मछलियां समंदर की कश्तियां खा गईं। चैन, सुकून, अमन सब कुछ था वतन में। चैन, सुकून, अमन सब कुछ था वतन में। सारा का सारा कम वक्त कुर्सियां खा गईं। सारा कुर्सियां खा गईं। बहुत सुंदर। इश्क के परिंदों से अब डर लगता है। इश्क के परिंदों से अब डर लगता है, जो भी लगता है बेहतर लगता है। क्या बात। इश्क के परिंदों से अब डर लगता है, जो भी लगता है बेहतर लगता है। जी, कि तमाम दिल हैं मेरी हथेली पर। अरे क्या बात है। तमाम दिल हैं मेरी हथेली पर,
उल्फतों का हर खेत बंजर लगता है। आए क्या बात है, बहुत सुंदर, बंजर बहुत लगता है। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक मुक्तक पेश करूंगा सर। स्वागत है आपका। सलामत रखो हर गुल को, चमन के काम आएगा। क्या बात है। सलामत रखो हर गुल को, चमन के काम आएगा। जी। मोहब्बत भाईचारा ही अमन के काम आएगा। बहाओ ना यूं सड़कों पर लड़कर के आपस में, बहाओ ना यूं सड़कों पर लड़कर के आपस में, लहू का एक कतरा भी वतन के काम क्या बात है, वाह 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 लहू वाह, का एक कतरा भी वतन के काम आएगा। और नेक्स्ट है कि नहीं अच्छी नहीं होती ये फिदरत छोड़ दो साहिब, नहीं अच्छी नहीं होती ये फिदरत छोड़ दो साहिब, बस्तियों को जलाने की ये कसरत छोड़ दो क्या लिखा है, साहिब। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मोहब्बत जो करोगे तो मोहब्बत पाओगे दुनिया में, मोहब्बत जो करोगे तो मोहब्बत पाओगे दुनिया में, लहू की प्यासी होती है ये नफरत छोड़ दो साहिब। क्या बात है, बहुत सुंदर, लहू बहुत की सुंदर। प्यासी होती है ये नफरत छोड़ दो साहिब। और एक रचना है छोटी सी, उसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। कि मेरे दिल की सरहदों पर, मेरे दिल की सरहदों पर तेरा पहरा हो गया। बहुत सुंदर, क्या बात है। मेरे दिल की सरहदों पर तेरा पहरा हो गया। रात रानी हो गई और रात रानी हो गई और दिन सुनहरा हो बहुत गया। सुंदर, बहुत सुंदर। मेरे दिल की सरहदों पर तेरा पहरा हो गया। एक चुभन थी और जलन थी और थी वीरानियां और थी वीरानियां। एक चुभन थी और जलन थी और थी वीरानियां और थी वीरानियां। तुम मिले तो जिंदगी का, तुम मिले तो जिंदगी का अर्थ गहरा क्या हो बात, वाह, वाह, गया। बहुत सुंदर। तुम मिले तो जिंदगी का अर्थ गहरा हो गया। रात रानी हो गई और दिन सुनहरा हो गया। जी। अब इबादत इसकी मुझसे हो सकती नहीं, मुझसे हो सकती नहीं। अब इबादत इसकी मुझसे हो सकती नहीं, मुझसे हो सकती नहीं।
मेरे अंतःकरण में, मेरे अंतःकरण में तेरा चेहरा हो गया, रात रानी हो गई और दिन सुनहरा हो गया। चल कहीं अब दूर चलकर हम बनाए आसियां, हम बनाए आसियां। चल कहीं अब दूर चलकर हम बनाए आसियां, हम बनाए आसियां। इस जहां का आदमी तो, इस जहां का आदमी तो गूंगा बहरा हो गया। इस जहां का आदमी तो गूंगा बहरा हो गया। रात रानी हो गई और दिन सुनहरा हो गया। और इस वक्त का शेर है लास्ट का। हाँ स्वागत है। हर सफर आसान है, हम सफर जो साथ है, हम सफर जो साथ है। हर सफर आसान है, हम सफर जो साथ है, हम सफर जो साथ है। काली काली रात में, काली काली रात में सारिक सवेरा हो गया। बहुत सुंदर। रात रानी हो गई और दिन सुनहरा हो गया। रात रानी हो गई। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। संजीव चौहान जी, आपने जो रात रानी हो गई दिन सुनहरा हो गया, अब घड़ी ये कह रही कि वक्त ठहरा हो गया। और ज़्यादा संचालन ना करते हुए अगले कवि की ओर बढ़े। आइए बुलाते हैं आतिश जी को, जो कि छत्तीसगढ़ के चांपा से आए हुए हैं। एक जोरदार तालियों से। हेलो जी जी, मैं मातृभूमि को नमन करता हूँ और समय को व्यर्थ न गंवाते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मैं आप सभी को भारत माँ के प्रति आकर्षित करूँगा। स्वागत है जी। सुनिएगा। तुम भारत हो, अगर तुम परोपकार के धर्म पर चल सको तो तुम भारत हो। वाह, क्या बात है। उन्नति की राह पर निकल सको तो तुम भारत हो। वीरता और शौर्य के गाथा सीने में निकाल पड़ो तो तुम भारत हो। वीरता और शौर्य की गाथा सीने में निकाल कर आगे निकल सको तो तुम भारत हो। एकता अखंडता की ज्योत जला सको तो तुम भारत हो। किसी उदास जीवन में खुशी का रंग भर सको तो तुम भारत हो। अपनों को गले लगा सको तो तुम भारत हो। वाह। काले कोयले में तप कर बंजर भूमि में हरियाली ला सको तो तुम भारत हो। हरियाली ला सको तो तुम भारत हो। भारत की सीमा पर वीरता की तलवार को नमन कर सको तो तुम भारत वाह, हो। क्या बात है। भारत की सीमा पर वीरता की तलवार को नमन कर सको तो तुम भारत हो। इस राष्ट्र की भूमि पर अपना सर समर्पण कर सको तो तुम भारत हो। हर नारी का सम्मान कर सको तो तुम भारत हो। अगर चल रहे हो नदी की तरह तूफान की तरह लौट सको तो तुम भारत हो। लौट सको तो तुम भारत हो। एक ज्ञान के प्रकाश से हजार नौ अंधकार को मिटा सको तो तुम भारत हो। उन्नति की राह पर निकल सको तो तुम भारत हो। परोपकार के धर्म पर निकल सको तो तुम भारत हो। भारत की इस मिट्टी का
तिलक लगा सको तो तुम भारत हो। अधर्म की राह को छोड़ एक नया संकल्प से निकल पड़ो तो तुम भारत हो। धर्म जाति से ऊपर उठकर, धर्म जाति से ऊपर उठकर मानवता को अपना सको तो तुम भारत हो। मानवता को अपना सको तो तुम भारत हो। माता पिता के चरण स्पर्श कर सको तो तुम भारत हो। अपने कर्तव्य की राह को निभा सको तो तुम भारत हो जी। अपने कर्तव्य को निभा सको तो तुम भारत हो। ईर्षा द्वेष को मिटा सको तो तुम भारत हो। पंछी सा संघर्ष कर एक नया आशियाना बना सको तो तुम भारत हो। एक नया आशियाना बना सको तो तुम भारत हो। अगर मिटा सको तुम अपने हृदय से कुरीतियाँ और अगर अत्याचार की बेड़ियों को तोड़ सको तो तुम भारत हो। स्वच्छता की राह पर निकल पड़ो तो तुम भारत हो। धरा की खुशबू से वतन वतन गा सको तो तुम भारत हो। वाह। बेटों और बेटियों एक समान अधिकार दिला सको तो तुम भारत हो। दहेज प्रथा और बहु बेटी को हो रहे शोषण से व्यापार का द्वीप जलाकर उसे भस्म कर सको तो तुम भारत हो। राष्ट्र के निर्माण में एक समर्पण की भाव ला सको तो तुम भारत हो। व्यवस्था में अपना योगदान सत्कर्म की ओर ले जा सको तो तुम भारत हो। हम भारत हैं ऐसा विश्वास कर चलो तो नई रोशनी सा चमकता एक भारत हो। हम सबका प्यारा भारत है यह वीरों की अमर कहानी से सचता और माँ के आंचल से गगन सा विशाल विश्व शांति से उभरता एक नया भारत है ऐसा बना सको तो तुम भारत हो। लास्ट पॉइंट में जी। मजदूरों की पसीने से माँ गंगा की पवित्र धारा से और हर किसान का एक नया उभरता भारत है। वन उपवन में रंग बिरंगे फूलों की एक एक उत्साह उमंग की ज्योति जगा सको तो तुम भारत हो। वंदे भारत एक्सप्रेस की तेजी से और नए अंतरिक्ष की उड़ान भरता एक नई तकनीक विकसित भारत हो। किसी की दर्द को अपने सीने की मरहम लगा सको तो तुम भारत हो। भीड़ भाड़ की जिंदगी से निकाल कर कुछ नई उड़ान भर सको तो तुम भारत हो। समाज के आज असामाजिक तत्वों से लड़ सको तो तुम भारत हो। हर भारतवासी कहे मिलकर हम सबका प्यारा भारत शांति की मातृभूमि और खूबसूरत प्यारा वतन हो ऐसा विश्वास जगा सको तो तुम भारत हो। खुश रहकर दूसरों को भी खुश रख सको तो तुम भारत हो। बहुत सुंदर, बहुत अंतिम सुंदर लाइनों में मैं बहुत सुंदर। बस धन्यवाद। आइए आतिश जी ने काफी भावनाओं से भरे हुए भारत को हमारे सामने प्रस्तुत किया।
ग्रुप, मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि या जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आपने सतमोला कवियों की चौपाल में देश के वरिष्ठ लब्ध प्रतिष्ठित कवियों को सुना। संदीप मारवा जी को आपने सुना, आपने हमारे अनिल मित्तल जी को सुना। यदि आप भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना काव्य पाठ करना चाहते हैं, आप नवांकुर हैं और आपको अभी तक कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला है, तो यदि आपने गलती से भी ये टीवी कार्यक्रम देख लिया है तो आप सही जगह पहुँचे हैं। टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 पे आप हमसे व्हाट्सअप कीजिए, आप हमें टेक्स्ट मैसेज कीजिए, आप हमें फ़ोन कीजिए। ये हमारी लाइन 24 घंटे खुली रहती है, इस पे आप हमें कर सकते हैं। और सतमोला कवियों की चौपाल केवल नवांकुरों को मौका ही नहीं देता, शुभ अवसर ही नहीं देता, विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। देखिए, लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम समालोचना आलोचना से घबराते नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग दुष्प्रचार करना चाहते हैं, करें। लेकिन वाकई में ये गाना किशोर कुमार का जो गाया हुआ है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये 20 वर्ष की चली हुई अनवरत यात्रा आगे भी चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी, केवल एक परस्पर विश्वास के लिए। तो आइए आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़िए। सतमोला कवि चौपाल में 9711182183। मिलते हैं अगले रविवार कुछ नई शख्सियत के साथ सतमोला कवियों की चौपाल में। नमस्कार। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का पचना बहुत मुश्किल है। और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.